अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर और मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी की बेसिक गाइडेंस देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से करना है। मतलब बेसिकली कौन सी बुक से पढ़ना है आपने और किस तरह पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं जो मतलब आपके सिलेबस के नहीं हैं। इसमें जो गलती करते हैं ना स्टूडेंट, अक्सर उनको पता नहीं होता कि सिलेबस में हमारे कौन सा मतलब टॉपिक इंक्लूड हैं और कौन से नहीं हैं। आप खुद भी देखेंगे कि मैंने अक्सर आगे जाके दिखाऊंगा मैं आपको कि मैंने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक थे जो आखिर तक मैं ऐसे फजूल में पढ़ता रहता था, न्यूरोक्रेनियम वगैरह वगैरह, जो मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ने नहीं थे। मैं आपको केएलएम ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि केएलएम यूएचएस की बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक है। लैंगमैन को तो कोई यार यूएचएस जानता ही नहीं है ना। यूएचएस बनाता है एमसीक्यू, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक लाइन उठा दी उसको एमसीक्यू बना दिया। हो सकता है आप जो बुक इस्तेमाल कर रहे हो उसमें केएलएम का जो एडिशन हो वो ज़रा चेंज हो, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप टॉपिक पे सिर्फ फोकस करें और निशान लगा दें, पेजेस वगैरह पे मतलब ना फोकस करें अगर आपका एडिशन चेंज हो। पहले 3 वीक्स और प्लेसेंटा की जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, ये ये दो चीज़ें सब ने पढ़नी है, चाहे जिसने पास भी करना है, जिसने पास होना है या डिस्टिंक्शन लेनी है, ये सब ने पढ़नी है। तो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। इसमें इसको दो पार्ट्स में है। पहले तो ये बता रहे हैं गैमेटोजेनेसिस वगैरह, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेट क्वेश्चन है ना, वो मैं उन पर टिक मार्क लगाऊंगा इस रेड मार्कर से। जैसे ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। मियोसिस वगैरह ये आप बस ऐसे रीड मार दीजिएगा, और क्लिनिकल भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी छोड़नी है। स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, उसके बाद ओजेनेसिस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये गेमिट कंपेरिजन ऑफ गेमिट्स ये छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये जो एबनॉर्मल गेमिट्स है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू आता है कि ये हो गया कि कितने परसेंट स्पर्म्स एबनॉर्मल हो तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, और कितने मतलब ये इस टाइप की एक दफ़ा रीड मार के आप एमसीक्यू सिर्फ इसमें से निकाल लीजिएगा, जिस तरह मैंने निशान लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है यूट्रस का स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है, एनाटमी, ये आप बेसिकली सेकेंड ईयर में वैसे पढ़ेंगे डिटेल से। इसमें सिर्फ आपने एक दफ़ा रीड मारना है और ये ओवरव्यू ले लेना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसमें से मेन एमसीक्यू जो है ना, वो ये चीज़ है कि फंक्शनल लेयर कौन सी होती है। फंक्शनल लेयर होती है स्पॉन्जी और कंपैक्ट, इन दोनों को फंक्शनल लेयर कहते हैं बेसिकली। ये आपने जस्ट रीड मारना है, और ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंप्लीट आपने अच्छा सा करना है। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना, उसमें ओवेरियन साइकिल आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। आपने दोनों करने हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी करना है, ओवेरियन साइकिल भी करना है। ओवेरियन साइकिल हो गया, फोलिकुलर डेवलपमेंट, ये आपकी बेसिकली जो है ये सारा आपने अच्छी तरह से करना है। पहले 3rd वीक तक आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, फिंगर टिप पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद ये मिटल शेमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोवुलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लोमियोफिन सिट्रेट, ये हमारा एमसीक्यू भी आया था इस साल प्रॉफ में। तो बाकी एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जस्ट रीड मार दीजिएगा आप। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेज हैं, ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल आपने अच्छी तरह से पूरा करना है। उसके बाद आपने यहाँ तक जब कर लेना, तो इसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स, इसमें से बेसिक आपको एमसीक्यू आएंगे बेसिकली, जो मिसाल के तौर पे कि स्पर्म जो है वो किस तरह मूवमेंट करती है, कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन सी जगह से, उसकी टोटल काउंट कितना होता है, अच्छा फर्टिलाइजेशन के लिए कितनी ज़रूरत है, और इस तरह की मतलब बातें चंद होंगी, वो आपने अच्छी तरह मतलब पढ़ लेनी है एमसीक्यू के लिए। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यू आते हैं, जैसे ये एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, कैपेसिटेशन हो गया, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स, एक्रोसोमल रिएक्शन, ये आते हैं बार बार एमसीक्यू में भी और एससीक्यू में भी। वाइबिलिटी ऑफ गेमीट्स एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्टिलिटी, ये इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन कितने % होनी चाहिए, इसकी जो कंपोजिशन है स्पर्म की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों फजूल हैं,
इनको बस जस्ट रीड मार दीजिएगा आप। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे समझ लें 100% है, वो बहुत अहम है और वो लाजमी आती हैं। इसके बाद ये सीक्वेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इस चैप्टर की जान है इस पोर्शन में से। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये हर बार आता रहता है। ये वाली क्लिनिकल आप छोड़ दें इसको, ये इतनी ख़ास नहीं है। और इसमें से ये वाली क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है। आप MCQ काफ़ी दफ़ा आते हैं तो कि क्लोमियोफेन के अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन के लिए काम आती हैं, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली जो आपका फर्स्ट वीक शुरू होता है वो होता है मसलन कि यहाँ से क्लीवेज, अब आपकी एम्ब्रियोलॉजी शुरू हो रही है, क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट। यहाँ से आपको एक एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट याद करनी है फिंगर टिप पे। जैसे मिसाल के तौर पर कि जो एम्ब्रियो है सुपरफिशियली इम्प्लांट किस डे में होता है, 5th 6th डे में, 6th डे में और 7th डे में सुपरफिशियली इम्प्लांट होता है जो, और कम्प्लीटली मतलब इम्प्लांटेशन कब तक हो जाती है। इनके डेज़ वगैरह पूछते हैं MCQ में, लाजमी पूछते हैं कि ये कौन से डेज़ में होता है। मोरूला कौन सी स्टेज को कहते हैं, ब्लास्टुला कौन सी स्टेज को, ये रही मोरूला 12 to 32 ब्लास्टोमीर जब होंगे उसको मरूला कहेंगे। और मरूला कौन से दिन में बनता है, इस टाइप की MCQs लाजमी आते हैं। मोज़ाइसिज्म इम्पोर्टेंट है। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये अभी सारा इम्पोर्टेंट है। 3rd वीक, 3 वीक पहले आपने पूरे अच्छी तरह से करने हैं। इसके बाद ये इतनी ख़ास नहीं है, ये आप जस्ट रीड मार लें ये वाली क्लिनिकल। बाकी जो वीक है ना वो आपने बिल्कुल पूरे पूरे करने हैं। ये डायग्राम देख लीजिएगा ओवरव्यू के लिए, रिव्यू के लिए। और अब शुरू हो गया है 3rd वीक, 2nd वीक, 3rd चैप्टर कि बेसिकली आप इसको KLM में से ही कीजिएगा। मैं एम्ब्रियोलॉजी को मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि UHS की रिकमेंडेड बुक है ये। बाकी दूसरी लैंगमैन है जो दूसरे काफ़ी सारे पढ़ते हैं, वो है आसान लेकिन उसमें क्लिनिकल बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। और उसका फ़ायदा ये नहीं है, उसका फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि उसमें MCQ जो आते हैं वो वर्ड टू वर्ड लाइन की लाइनें होती हैं यहाँ KLM की। तो जो KLM पढ़ता है उसको MCQ की बिल्कुल टेंशन नहीं रहती। तो ये सारा पढ़ना है। और आपने एक और काम करना है जिसमें KLM में ना बार बार ये फैक्टर्स लिखे होते हैं। HCG हो गया, HHG हो गया, सोनिक हैगॉग, और काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, साइटोकाइंस वगैरह जैसे ये दिए हुए हैं। इनको आपने नहीं याद करना, इनको बस जस्ट छोड़ दीजिएगा आप क्योंकि ये दिमाग ख़राब करते हैं। ये पूछता भी कोई नहीं है, ना ही इतने इम्पोर्टेंट हैं। बस आपने जस्ट एक्सप्लेनेशन ही याद करनी है। और इस चैप्टर में सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन कैसे होती है ये बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है और SCQ भी है कि कैसे कब किस दिन में बनती है और कैसे बनती है, ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकल ये है सारा इम्पोर्टेंट, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ने वाली कसर आगे उतार देंगे, अभी टेंशन ना लें। डेवलपमेंट ऑफ कोरियानिक सैक, ये भी सारा करना है। कोरियानिक सैक यहाँ पे दी हुई है, आगे भी दी होगी। ये यहाँ से भी पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है आपने एम्ब्रियो। ये 3 वीक लाजमी। और अच्छा, इस चैप्टर की जो जान है ना ये क्लिनिकल है, ये वाली एक्स्ट्रा इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज भी कहते हैं और एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसीज, यानी प्रेगनेंसी जब हो जाए इम्प्लांटेशन आउटसाइड द नॉर्मल, एबनॉर्मल जगह पे अगर इम्प्लांटेशन हो गई तो उसको कहेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज या एक्स्ट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है यहाँ पे बताया गया है, जैसे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है, इसके बाद यूटेराइन ट्यूब में हो जाती है, सर्विक्स में भी हो जाती है, काफ़ी सारी जगह बताई हुई है। ये बहुत अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे, मैं यहीं से भी आप पढ़ें। और उसके बाद ये प्लेसेंटा प्रेविया आगे आ जाएगा, आपने यहाँ से ये बेसिकली अच्छी तरह ये करनी है। अबॉर्शन और उसकी टाइप्स, और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ये लाजमी आया था, हमारा आया था MCQ एक। मिसकैरेज अबॉर्शन किसको कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को कहते हैं। और इसमें से जस्ट आपने नाम याद करने हैं। इनिबिशन ऑफ इम्प्लांटेशन के कौन कौन सी मतलब ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपने गेस्ट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3rd वीक ऑफ में ये आपने डेरिवेटिव दिए हुए हैं, एम्ब्रियोनिक, एक्टोडर्म,
मीजोडर्म, एंडोडर्म के, ये 3 आपने बहुत अच्छी तरह करने MCQ में आते हैं। और ये जस्ट रीड मार लीजिएगा, ये क्लिनिकल इतनी खास ही नहीं है, जस्ट कंसेप्ट के लिए रीड मार लीजिएगा। और उसके बाद ये है SCQ आपका पेट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बनती है, उसकी जो फेट है वो क्या है। उसके बाद आता है नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड इसकी फेट है वो क्या है। अच्छा, आपने ये जो पूरा ये सवाल आएगा प्रिमिटिव स्ट्रिक काफ़ी लंबा आता है, तो आपने ये पूरा का पूरा नहीं लिखना। इसमें से बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो आपने सिर्फ वही लिखना है, मेन मेन बातें लिखनी है, पॉइंट बना के लिखना है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। साथ साथ डायग्राम्स भी बनी हुई है, ये डायग्राम्स छोटी छोटी बना के मतलब आपने साथ इनको भी बनाना है। नोटोकार्ड और नोटोकार्डल प्रोसेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमास ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद चलते हैं आगे। ये जो नोटोकार्ड है ना, ये सवाल आ जाता है कि राइट द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकार्ड एंड फंक्शंस ऑफ द नोटोकार्ड एंड फ्यूचर में वो बनाती क्या है, रेमनेंट्स ऑफ द नोटोकार्ड, इस तरह का सवाल जैसे ये आया हुआ है ना, रेमनेंट्स ऑफ नोटोकार्ड ये होता है, रेमनेंट ऑफ नोटोकार्ड। और बाकी ये मतलब सारा बेसिकली वो पूछते सारा है, लेकिन आपने उसको शॉर्ट लिस्ट करके खुद अपनी तरफ से लिखना, क्योंकि वो इतना नहीं पूछ रहे होते। मेन मेन बातें जो पूछ रहे होते ना, बस आपने वही बतानी है, डायरेक्ट बतानी है। इधर उधर घुमा घुमा के बताएंगे तो आपको मतलब वो नंबर काट लेगा। डायरेक्ट बताएंगे सीधी सीधी बातें विद डायग्राम, एम्ब्रियो में डायग्राम लाजमी बनानी है, वरना आपको नंबर कम मिलेंगे। एलेंटॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आगे भी साथ दिया हुआ है, वहाँ से भी पढ़ना है यहाँ से भी पढ़ना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और न्यूरोलेशन तो काफ़ी दफ़ा आती है यहाँ से। आप कह रहे होंगे यार सारी चीज़ें तो निशान लगा रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये तीन जो वीक्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्रेस्ट सेल, न्यूरल क्रेस्ट सेल फॉर्मेशन, ये हर दफ़ा आते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल के डेरिवेटिव, इनसे ड्राइव क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेटिना हो गया फलां फलां फलां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके MCQ और SCQ, हमारा MCQ आया था बाकायदा एक यहाँ से। और एलेंटॉइक सिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ साथ आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं मज़ीद, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली। सोमाइट्स, ये डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह करनी है। उसके बाद ये सारा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछली जो जान थी ना इस चैप्टर्स की वो मैंने बता दिया, न्यूरोलेशन वगैरह, नोटोकार्ड, ये जस्ट आप मतलब पढ़ लीजिएगा लाजमी अच्छी तरह से। डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक विला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछे मैंने आपको बताया है। इनकी मेम्ब्रेन्स वगैरह शायद आगे भी आएगा मेरे ख्याल से, ये अच्छी तरह करना है वहाँ से भी। और ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये पूरी करनी है। सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अब आ गया काम जो छोड़ना है। हमने बेसिकली ये वाला चैप्टर जो है सारा ही छोड़ देना है, उसमें से सिर्फ चंद चीज़ें करनी है 4 to 8 वीक तक। ये इसमें अब दी हुई है फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो, यहाँ से शुरू कर दें, आप जस्ट रीड मार दें, ये फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो पढ़ लें। उसके बाद जर्म लेयर्स के डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, MCQ में लाजमी आते हैं। इनमें से एक डेरिवेटिव लाजमी पूछते हैं कि कौन सी चीज़ है, ये किस में से ड्राइव होती है, तो यहाँ तक करना है आपने, ये नहीं करना, ये सारा आगे छोड़ दें। आगे ये डेरिवेटिव, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी, और ये डायग्राम ठीक हो गया, ये सारा चेंज हो गया। बाकी यहाँ से आपने सारा छोड़ देना है, यहाँ से सिर्फ ये डायग्राम्स वगैरह आपने देखने, क्योंकि वो पिछले टॉपिक के रिलेटेड है फोल्डिंग के, ये सारा आपने छोड़ देना है, ये सारा 4th वीक 5th 6th 6th। इसमें से आप अगर टेबल यहाँ से करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये बाकी रट्टे वाली चीज़ें नहीं करनी, बस ये देखना है कि 4th में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, 5th में कौन सी, 6th वीक में, 7th 8th में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बस इतना आपने देखना है। MCQ में आता है, SCQ वगैरह कोई नहीं आता इसमें से। और हाँ, ये चैप्टर आपने बेसिक जो है करना है वो करना है, शर्जील एम्ब्रियोलॉजी की बुक है, उसमें आपको टेबल मिलेगी, आप वहीं से कर लें, ये बहुत अच्छी दी हुई है उसमें।
और आता है सिर्फ एक ही एमसीक्यू है, और उसमें से हमेशा कवर हो जाता है आपका एमसीक्यू। बाकी ये सारा चैप्टर छोड़ देना, ये फजूल है, ये काम की नहीं है। एमसीक्यू सिर्फ एक आता है और वही उसी में से आता है, एससीक्यू इसमें से बिल्कुल नहीं आता। और आप वहाँ पे शर्जील अमरियों में भी वैसे दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ लें। क्राउन रंप लेंथ क्या होती है, उसके बाद लास्ट नॉर्मल मेनोपॉज पीरियड ये क्या है, ये 2-3 चीज़ें बस, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं करना। और फीटल पीरियड भी आपने शर्जील एम्ब्रियोलॉजी में से देखना है लाजमी। और यहाँ से मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बस आपने वही करनी है, बाकी आपने शर्जील एम्ब्रियोलॉजी में से करना है। ये हो गया, ये इसकी ये टेबल आप देखना चाहें यहाँ से मर्जी है, देखने सिर्फ यही देखना है कि कौन से वीक में कौन सी चीज़ बन रही है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप शर्जील में से यही टेबल कर लीजिएगा, वहाँ बहुत अच्छी दी हुई है। और ये वायबिलिटी ऑफ फीटस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। ये 8 ट्राइमेस्टर वगैरह ये सारा छोड़ दें, फजूल है। आगे चलते हैं, ये सारा छोड़ दें, इसमें से कुछ भी नहीं करना, कोई भी काम की चीज़ नहीं दी हुई इसमें। शर्जील में इसकी टेबल बनी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वही कर लें। एमसीक्यू आता है सिर्फ, एमसीक्यू आपका वहीं से कवर हो जाता है। और ये पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फीटल ग्रोथ ये वैसे शर्जील में दिया हुआ है, यहाँ से जस्ट आपने वहाँ से कर ले बेहतर है। यहाँ पे अगर आप जस्ट रीड मार दें तो कोई मसला नहीं है। ये सिगरेट स्मोकिंग फलां कौन कौन से एजेंट है जो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डर है, क्योंकि उसके बाद आपने यहाँ से जो बेसिक चीज़ करनी है वो है ये, मेरी तो मिसिंग हुई पड़ी है बुक की, मिस प्रिंटिंग हुई पड़ी है उसमें, लेकिन आपने अच्छी तरह करना है। ये प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग फीटल स्टेटस, इसमें से आप प्रोसीजर में से आपने ये नहीं करना, अल्ट्रासाउंडोग्राफी को नहीं करनी, बस आपने ये करना है एमनियोसेंटेसिस पूरा ये उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू, अल्फा फिटोप्रोटीन इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू, ये वैसे बायोकेम में भी आता है, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक ये नहीं करना, इसी कोरियोनिक व्हील सैम्पलिंग करनी है। और आपने मेन चीज़ जो इनमें याद रखनी है, जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि ये जो टेक्निक है वो कौन सी फीटल की गेस्टेशनल एज में इस्तेमाल होती है। जैसे ये है CVS है, ये 10 to 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज में इस्तेमाल होते हैं, तो ये फजूल है, इसको छोड़ दें। नॉन इन्वेसिव वगैरह आप बाकी आप रीड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है बस, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बाकी आपने ये सब का याद करना है कि कौन से पीरियड में वो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ये सब का आपको पता हो। बाकी जो मैंने आपको निशान लगा दिया उनकी सारी टोटल डिस्क्रिप्शन पता हो, बाकी आप जो मैंने काटे हैं उनको रीड मारना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो गया इतने, ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। उसके बाद इसमें से आपके MCQs आते हैं और एक SCQ इस पोर्शन में से आता है। अब बाकी जो पोर्शन है उसमें से आएगा आपका एक SCQ, जो रिमेनिंग होते हैं 2 SCQ आते हैं एम्ब्रियो में से।